बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम सोचने के लिए एक हफ्ता भी ले सकते हो, मगर ये याद रहे कि इस तरह तुम अपनी कैद की मुद्दत में इजाफा कर रहे हो। रजामंदी के बाद तुम्हें सिर्फ रास अलमेडा का सुराग बताना होगा। मुझे यही एक बात परेशान कर रही है, तुम्हें 4 करोड़ की रकम की परवाह नहीं है। यूं मालूम हो रहा है जैसे तुम सिर्फ और सिर्फ रास अलमेडा तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हो। दिल की बात इसकी जुबान पर आ गई। फिर तुम रास अलमेडा ही की तहवील में चले जाओ तो बेहतर रहेगा, मैंने बरहमी से कहा और घूम कर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इसकी ब्रेन वॉशिंग के लिए मेरा एक बार हत्थे से उखड़ना नागुज़ीर हो गया था। मेरे मिसालहाना रवैये से इसे मेरे असल इरादों की भनक मिलने लगी थी। इसने दौड़कर दरवाजे पर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं बरहमी के आलम में इसकी तरफ पलटा तो इसका एतमाद मुतजंदल हो चुका था। वो आहिस्तगी से बोला, ये ना भूलो कि मैं तुम्हारा कैदी हूँ और जिंदा रहना चाहता हूँ। एक मगलूब शख्स का जहन 1000 वसवसों की इमाजगा होता है। तुम्हें सब्र से मेरी बात सुननी चाहिए। सब्र की एक हद होती है, अब तुम हद से तजावुज करते जा रहे हो। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, इसने इसी लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी तजावीज मंजूर है। इसी वक्त 2 आदमी वलीदाद की लाश उठाने के लिए आ गए और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। इन दोनों ने लाश को स्ट्रेचर पर डाला और चंद मिनट में वहाँ से चले गए। सुल्तान शाह ने इनसे कह दिया कि वो फर्श वगैरह की सफाई थोड़ी देर बाद करें ताकि हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हो सके। तुम खूब अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर मुझे रास अलमेडा का पता बता देना। मैंने कहा, मैं अपनी कैद की रातों में इजाफा नहीं करना चाहता। मैं अभी सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आज से मेरी रातों की गिनती शुरू हो जाएगी। तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा आज रात यहाँ रख सकते हो। कल से मैं 2 रातें कराची में बसर करने का हकदार हो जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें मुझको रिहा करना होगा। इसने मेरी 3 रातों वाली बात को मजबूती से पकड़ लिया था और अपनी दानिश्त में इनका हिसाब भी लगा लिया था। मैंने इसकी तायद की तो इसने एक गहरा सांस लेकर मुझसे सिगरेट मांग ली। मैंने अपने पैकेट से 2 सिगरेटें सुलगाकर एक इसके हवाले कर दी। वो कमरे में टहलकर सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा। साफ जाहिर था वो इस नाजुक मोड़ पर वो किसी शदीद अंदरूनी कशमकश में मुब्तला था और वक्त गुजार कर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हम तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। चंद लम्हों के बाद सुल्तान शाह ने इसे याद दिलाया। मेरी छठी इस मुझे तंग कर रही है। वो रुक कर कायफाना आवाज में बोला, छठी इस नहीं, ये तुम्हारी अपनी मक्कारी है जो तुम्हें सता रही है। मैंने इसे घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि इस वक्त तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारी क्या चाल होती। तुम कीना परवर और मगलूबल गज़ब आदमी हो, इसलिए आईने में नजर आने वाली तस्वीर तुम्हें खौफजदा कर रही है। तुमने मेरे साथ अहद शिकनी की तो शायद तुम मुझे मारने में कामयाब हो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि मैं मर कर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी रूह तुमसे भयानक इंतकाम लेगी और तुम ता क़यामत जहन्नम की आग में सुलगते रहोगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम क़यामत और जहन्नम पर यकीन रखते हो। मैंने इसका मजाहका उड़ाते हुए कहा, अब ये आवाज बंद करो और मुझे काम की बात बताओ ताकि मैं यहाँ से कराची की तरफ रवानगी का प्रोग्राम बना सकूं। मैं खुद भी कैंप की इस सहराई जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कराची की आसाइशों को छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हुए हो। तुम फिर बहक रहे हो। रास अलमेडा का पता बताओ वरना हम जा रहे हैं। इसने इस्तरारी तौर पर सिगरेट का एक गहरा काश लेकर थूक निकलने की कोशिश की। फिर अपने होंठों पर बान फेरने के बाद रास अलमेडा के मकान का महल्ले बगू बताने लगा। डिफेंस सोसाइटी में सऊदी कौंसल खाने से साहिल की तरफ जाने वाली सड़क का जिक्र आते ही मैं चौंक पड़ा। सखी मुराद जिस इमारत का जिक्र कर रहा था इसे मैं बारहा देखता रहा था और वो चौकोर किला हमेशा मेरी नजरों में खटकता रहा था। सुल्तान शाह अपना निचला होंठ दांतों में दबाए खुशवंत भरी नजरों से सखी मुराद को घूर रहा था, मगर वो मेरी तरफ मतवज्जो होने की वजह से सुल्तान शाह की तरफ से अक्सर गाफिल था। मैं जब भी इधर से गुजरा वो मकान मेरी खुसूसी तवज्जो का मरकज बने बगैर न रह सका। सामने के हिस्से में तकरीबन 20 फुट ऊंचे सतूनों के दरमियान ऊपर नीचे सरकने वाले बंद दरवाजों के अलावा इस इमारत में कभी भी रसाई का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। वो मेरा एक जहनी मुबालगा भी हो सकता था, लेकिन सखी मुराद ने रास अलमेडा की कमीनगाह का महल्ले बगू बताने के साथ इसका जो नक्शा बताया था वो इस इमारत पर मुंतबक होता हुआ नजर आ रहा था जो मेरे जहन में जागजी थी। वो अपने कुर्बो जवार के दूसरे मकानात से कई गुना ज्यादा
ज्यादा रकबे पर बनी हुई इमारत थी। कंक्रीट के बुलंदो बाला सतूनों के दरमियान लगे हुए आहनी दरवाजे इतने कशादा थे कि इनके खोल दिए जाने पर बड़े से बड़े ट्रेलर वगैरह भी आसानी से अंदर जा सकते थे। इमारत के सामने वाले हिस्से में जो सड़क पर खुलता था, एक दूसरे से मुत्तसल ऐसे 4 दरवाजे थे। इस सिमत में किसी भी दीवार वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। सखी मुराद को इस मकान का नंबर वगैरह नहीं मालूम था। मेरी दानिश में वो एक मामूली बात थी। शहरों में रहने वाले बेशतर लोग अपने शनासाओं और रिश्तेदारों के घरों के मोहल्ले वकू से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं और जब चाहते हैं किसी दुश्वारी के बगैर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इनसे इन घरों का पता पूछ लिया जाए तो इन पर वक्त पड़ जाता है। सखी मुराद पते से लाइलम होते हुए इस मकान की जो निशानियां बताता रहा, मेरी नजरों में वो बहुत वाज़ेह थी। इन निशानियों से बाखबर होने के बाद धोखा खाने का कोई इम्कान नहीं था। तुम सब कुछ बता रहे हो तो इस मकान का नंबर क्यों नहीं बताते? सखी मुराद के खामोश होने पर सुल्तान शाह ने गुर्रा कर पूछा। वो डिफेंस के इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, इसलिए इसकी उलझन अपनी जगह पर बजा थी। मैं इसकी उलझन रफा कर सकता था, लेकिन सखी मुराद के सामने मैं ज्यादा नरमी दिखाने के हक में नहीं था। मैंने सुल्तान शाह से कुछ कहने की बजाय खामोशी इख्तियार किए रखी। मैं इस मकान के नंबर से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे एक बार ब्रीफिंग के लिए वहाँ बुलाया गया था। वो इमारत ऐसी है कि इसे बाहर से एक बार देखकर बुलाया नहीं जा सकता। तुम इस सड़क पर पहुँच गए तो इस इमारत को दूर ही से पहचान लोगे। यकीन करो कि मैं तुमसे कोई ब्लफ नहीं कर रहा। मुझे अपनी जिंदगी और आजादी बहुत अजीज है। अगर मुझे इस घर का पता मालूम होता तो मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बजाय तुम्हें सिर्फ मकान का नंबर वगैरह जरूर बता देता। सखी मुराद ने कहा, कराची में इस तरह के मकानात बनाने का रिवाज नहीं। अव्वल खान ने इश्तबाह अमेज लहजे में कहा, डिफेंस के इलाके में वैसे भी खूबसूरत मकान बनवाने का रिवाज है। समझ में नहीं आता कि महलात नुमा मकानों के दरमियान में किसी ने एक बेहंगम डब्बा क्यों बनवाया होगा। वो मकान देखने के बाद तुमको मेरी हर बात पर यकीन आ जाएगा। वो हकलाते हुए बोला। वो दोनों इस नुक्ते पर सखी मुराद के साथ सख्ती बरतने पर माइल नजर आ रहे थे। मुझे मजबूरन खंकार कर दखल देना पड़ा। मैंने आहिस्तगी से कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने डिफेंस में इस किस्म का मकान देखा हुआ है। सखी मुराद के चेहरे पर रौनक सी आ गई और वो ममनूनियत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, खुदा का शुक्र है कि यहाँ कोई मेरा हमनवा भी है। एक समझौता हो जाने के बाद मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अभी तुमने कहा था कि तुम एक बार इस इमारत में जा चुके हो। मैंने इसे घूरते हुए इस्तफसार किया। इसने अपने सर की पुरजोश जंबश से असबात में जवाब दिया, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो बाहर से देखने पर वो वीरान इमारत किसी बड़े गोदाम से मुशाबा नजर आती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मेरी बात काट के इज़तरारी लहजे में बोल पड़ा, ये इस मकान की सबसे बड़ी पहचान है। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी लेकिन जुबान पर नहीं आ रही थी। अगर तुम नेक नीति से रास अलमेडा की मौत के ख्वाह हो तो इस इमारत के बारे में हर बात बताते चले जाओ। वो किसी अहाते के बगैर कंक्रीट और लोहे की एक बुलंद फसील है। मैं अंदर रसाई के तरीके के बारे में तुम्हारा मशवरा चाहता हूँ। इस फसील में कहाँ और कैसे शिगाफ डाला जा सकता है, वहाँ दाखिले की राह तलाश करना ही शायद सबसे बड़ा काम होगा। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद फिक्रमंदाना लहजे में बोला, मुझे वहाँ गेट नंबर 4 पर पहुँचने की हदायत की गई थी। दरवाजे पर कोई नंबर नहीं था, इसलिए मुझसे गलती हो गई और मैंने बाएं जानब से पहले गेट के सामने गाड़ी रोक दी। मैं नीचे उतरकर सपाट सतूनों में किसी इतलाई घंटी वगैरह का बटन तलाश कर रहा था कि किसी खुफिया स्पीकर से उभरने वाली तहकमाना आवाज ने मुझे बौखला दिया। कोई कह रहा था कि मैं पहले गेट के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त मुझे चौथे गेट के सामने होना चाहिए था। बाहर किसी मुतनफस के मौजूद न होने और सामने ठोस दीवार मौजूद होने के बावजूद अंदर वालों को मेरी आमद का इल्म हो गया था। इस अचानक इंकशाफ ने मुझे खौफजदा कर दिया और मैं अपनी गाड़ी तेजी से चौथे गेट के सामने ले गया। वहाँ किसी ने बाहर आने या मेरी शनाख्त तलब करने की जहमत नहीं की। मेरी गाड़ी रुकते ही चौड़ा फुलादी शटर किसी खुद कार निजाम के तहत ऊपर उठना शुरू हुआ। चंद ही सानियों में फर्श और फुलादी शटर के दरमियान इतना खिलाफ पैदा हो चुका था कि बेहक वक्त कई गाड़ियां अंदर जा सकती थी। अंदर अंधेरा था। मैं डरते डरते गाड़ी अंदर ले गया और शटर तेजी से दोबारा बंद हो गया। वो सांस लेने के लिए खामोश हुआ तो सुल्तान शाह बोल पड़ा, हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। ये इस दौर के मामूली साइंसी शोबदे हैं, इन्हें तिलस्माती रंग देने की कोशिश मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, इसने एतराफ किया। बाद में मुझे भी अंदाजा हो गया था कि फोटो सेल और वीडियो कैमरों की मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर बेखबरी में अचानक ही ऐसे शोबदों का सामना करना पड़ जाए तो अच्छे खासे आदमी की अकल माऊफ हो जाती है। शटर बंद होते ही अंदर दिन का उजाला फैल गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऊंची सुरंग के इब्तदाई हिस्से में हूँ। अंदर गाड़ियां पार्क करने के लिए कशादा
जगह थी, इससे आगे एक दीवार ने सब कुछ छुपाया हुआ था। दीवार के वस्ती दरवाजे से एक सफेद फार्म ने बाहर आकर मेरा इस्तकबाल किया। वो दरवाजा एक कमरे में खुलता था। कमरे की बकिया 2 दीवारों में बंद दरवाजे मौजूद थे। तीसरी दीवार शीशे की थी, लेकिन इसकी दूसरी जानिब अंधेरे का राज था। मेरे वहां पहुंचने के बाद चंद सानियों बाद मेरे कानों में रास अल्मेडा की आवाज आई, खुफिया माइक्रोफोन के जरिए। मेरी आवाज इस तक पहुंचती रही। वो मुझे बता रहा था कि मुझे कब्रस के लिए मार्बल की शतरंजों की एक बड़ी खेप तैयार करके इस मकान में पहुंचानी है जहां इसका एक आदमी पहले से रह रहा था। मैं चीफ या रास अल्मेडा से हमेशा खौफ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आने लगा। मेरी छठी कह रही थी कि शतरंजों की खेप में कोई बड़ी गड़बड़ की जाएगी। अगर वो गड़बड़ पकड़ ली जाती तो मेरी सियासी जिंदगी तबाह हो सकती थी। जब कई सानियों की खामोशी के बाद भी इसने बोलना शुरू नहीं किया तो मुझे एहसास हुआ कि इस मुदाफियाना मोड़ पर इसने अपनी बात पूरी कर ली थी। मैंने पूछा, तुम्हारी बात अधूरी है। तुमने अपने अंदेशे के बारे में रास अल्मेडा से कोई न कोई सवाल जरूर किया होगा। इसने मेरे अंदेशे को भी अहमियत नहीं दी। इसने सपाट लहजे में कहा, इसे पूरा यकीन था कि पाकिस्तान में कोई भी इस खेप को हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। मंजिल के बारे में इसने एहतजाजिया लहजे में बताया कि इस खेप की तरह से कोई मंजिल ही नहीं थी। चार्टर जहाज को परवाज के चंद मिनट बाद एक मुकर्ररा निशाने पर गिरकर तबाह हो जाना था। हर सबूत जहाज और निशाने के जले हुए मलबे की राख में निस्तो नाबूद होकर रह जाता। रास अल्मेडा K9 नामी मिशन के बारे में हम सब ने बहुत ज्यादा दिमाग सोजी करके वाकयात की कड़ियां याकजा की थी और फिर अपनी दानिश्त में इस मिशन को प्रवास से पहले ही बर्बाद कर दिया था। लेकिन हमें कहीं से इस बात की कोई शहादत नहीं मिल सकी थी कि हम सही खतूत पर सोचते रहे थे। सखी मुराद के बयान से ये बात पहली बार साबित हो रही थी कि हमारे अंदेशे दुरुस्त थे। बारूदी पेटियां ले जाने वाला मालबरदार तैयारा कब्रस जाने की बजाय इसी मुकाम पर क्रैश होना था जहां अमेरिकनों ने 40 वर्ष कबल किए जाने वाले शहरी तरक्याती मंसूबे K9 का नाम दिया था। तुमने ये सोचने की जहमत नहीं की कि वो जहाज कहाँ गिराया जाने वाला था? मैंने पूछा। चीफ सवालात बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही गनीमत था कि इसने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया था। मैं कोई और सवाल करता तो वो बरहम हो सकता था। वो हर शख्स को अपने हुक्म का गुलाम देखना पसंद करता है। सोचने वाले लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात इसने रोजे अव्वल ही मुझ पर वाजे कर दी थी। तुमने देख लिया था कि इसकी हद से बड़ी हुई यही खुद एतमादी इसे ले डूबी। तैयारे के इंजन चलने से पहले ही रास अल्मेडा के मंसूबे का पर्दा चाक कर दिया गया और तुम यहाँ पहुँचा दिए गए। वो अपने कौलो फेल का जिम्मेदार है। मैं तो नागहानी इस चक्कर में आ गया। तुम इतने मासूम नहीं हो। वो तुमसे तुम्हारे जुराइम की कीमत वसूल कर रहा था। हीरोइन की तिजारत जुर्म नहीं है। इसे मगरब वालों ने जुर्म बनाया हुआ है। मेरे लिए सरहद और अफगानिस्तान से माल लाने वालों में बहुत से 5 वक्ता नमाजी और रोजेदार भी होते हैं। इन्होंने कभी हीरोइन को हराम और बुरा नहीं कहा। जुर्म वो होता है जिसे कानून के साथ मुआशरा भी बुरा समझे। तुम मुझे मुजरम कह रहे हो, लेकिन मैं एक सांस में तुम्हें इन इज्जतदारों के नाम बता सकता हूँ जो इसी पैसे पर पल रहे हैं। ऐसे में पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सख्ती से इसे खामोश कर दिया। हर मुजरम अपने जुराइम के लिए खुद साख्ता जवाब लिए फिरता है, लेकिन फिर भी कानून की गिरफ्त से नहीं बचता। इंसान के बनाए हुए कानून कुंद हो जाएं तो कुदरत का कानून हरकत में आता है। तुम सिर्फ ये बताओ कि वहाँ तुमने और क्या देखा? रास अल्मेडा की मजीद हदायत क्या थी? इसने मुझे कब्रस वाली खेप की अहमियत समझाने के लिए बुलाया था। अपनी बात पूरी करने के बाद रुखसत कर दिया। मैंने वहाँ इस कमरे के सिवा और कुछ नहीं देखा। खुदकार आहनी दरवाजा खुला और मैं वहाँ से रुखसत हो गया। तुमने बाद में इस इमारत का तवाफ करके कोई अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इसने किसी झिझक के बगैर कहा। चीफ के वसाइल का अंदाजा लगाने के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। मुझे शुबा था ब्रीफिंग के बाद मेरी निगरानी शुरू करा दी गई थी। इससे पहले वो एलन के साथ रह रहा था। सुल्तान शाह ने मुझसे मुखातब होकर कहा, कुत्तों वाले मंसूबे की नाकामी और इमारत की तबाही के बाद वो वहाँ से निकला था। हो सकता है कि अब भी वो कहीं और रह रहा हो। इसने सखी मुराद को चक्कर देने के लिए इस इमारत में बुलाया हो। तुम लोग अपने नताइज अखज करने के लिए आजाद हो। सखी मुराद ने दखल अंदाज होते हुए कहा, लेकिन मैंने वहाँ जो कुछ देखा इसके बाद इस इमारत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरे साथी का एतराज वजनी है। मैंने सखी मुराद से मानीखेज लहजे में कहा, अगर रास अल्मेडा वहाँ नहीं रह रहा तो हम इसे कहाँ तलाश करेंगे? असल मसला इसके ठिकाने का है। ये सब तुम्हारे मसाइल हैं। सखी मुराद तेजी से बोला, मुझे जो कुछ मालूम था मैंने बता दिया। अब 3 रातों के बाद चौथी रात मैं अपनी ख्वाबगाह में गुजारने का हकदार बन चुका हूँ। तुम मेरे साथ वादा खिलाफी नहीं करोगे। मैं आजाद होने के बाद भी तुम्हारे साथ भरपूर तावन करता रहूंगा। ये तावन इस वक्त तक जारी रहेगा
रहेगा जब तक तुम रास अलमैडा को जहन्नम वासल नहीं कर देते। मैंने गंभीर मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और कहा, तुमने इस वक्त मुझे एक नई पेचीदगी का एहसास दिलाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें रिहा करने के बाद मेरा क्या बनेगा, तुम्हारा क्या मसला है? इसने मुस्तरबाना आवाज में कहा, तुम तो वैसे ही रास अलमैडा के साथ मुहाज आराई में मसरूफ हो, मेरे रिहा होने से तुम पर क्या असर पड़ेगा? तुम भूल रहे हो कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं। हम तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर फिर भी आपस में गठजोड़ करके तीसरे को मरवाने की फिक्र में हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तुम्हें बारी तवान के लिए अगवा किया जा चुका है। अगर रास अलमैडा को भनक भी मिल गई कि हमारे अगवा में मेरा हाथ था और मैंने इससे बदअहदी करते हुए इसकी रकम हजम करके किसी नए समझौते के तहत तुम्हें छोड़ दिया है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो मेरी तरफ से चुकन्ना हो जाएगा। मैं इसे ठिकाने ना लगा सका तो तुम मुझे रकम देने से इनकार कर दोगे। तुम दोनों यकजा होकर मेरी दुश्वारियों में इजाफा कर सकते हो। मैं रिहा होते ही तुम्हें पूरी रकम अदा कर दूंगा। बात बिगड़ने के खौफ से वो तरगीब और तहरीस पर उतर आया। मैं फोन पर अपने किसी आदमी से 4 करोड़ की नकद रकम बड़े नोटों की सूरत में मंगवा लूंगा। तुम अपनी मर्जी का मुकाम और वक्त पर मुझे आजाद करके वो रकम ले सकोगे। इसके बाद भी रास अलमैडा ना मारा जा सका तो मैं इस माली नुकसान को अपने अगवा का तवान समझकर भूल जाने की कोशिश करूंगा। शायद हम कबल अज वक्त इन तफक्रात में उलझ रहे हैं। अव्वल खान ने इस वक्त मेरी बालादस्ती पर असरअंदाज हुए बगैर माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, 3 दिन बाद असल सूरत हाल सामने आ जाएगी। इस वक्त तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नया तरीका कार तय कर सकोगे। तुम्हारा साथी ठीक कह रहा है। सखी मुराद ने अव्वल खान के दिल में परवान चढ़ने वाले अजायम का अंदाजा किए बगैर जल्दी से कहा, मगर मैं अब इस जुलसते हुए सहरा में मजीद वक्त नहीं गुजार सकता। मुझे फौरी तौर पर कराची के किसी बेहतर ठिकाने पर मुंतकिल करने का बंदोबस्त करो। ये मत भूलो कि इस वक्त भी तुम बहुत बेहतर ठिकाने पर हो। सुल्तान शाह इसके खिलाफ अपने दिल के बुग़्ज़ो अनाद पर काबू नहीं पा सका और जहर आलूद लहजे बोल ही पड़ा। क्या मतलब? सखी मुराद ने किसी जख्मी दरिंदे की तरह भड़क कर तेजी से पूछा। कुछ नहीं, मैंने सुल्तान शाह को घूरते हुए जल्दी से बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने वलीदाद को मार डाला। इसके मुकाबले में तुम इस वक्त बेहतर जगह पर हो। इस मुकाबले का अंजाम मुख्तलिफ होता तो वलीदाद की तरह तुम भी सहरा और शहर की तमीज से बेनियाज हो चुके होते। इस मुआवजे पर सखी मुराद की जहनी रो बहक गई और वो रौनत से गर्दन फेर कर बोला, वलीदाद नमक हराम था। वो बचपन से मेरी कमाई पर पलता रहा और आज इसने मेरे खिलाफ तुम लोगों के हाथ मजबूत करके मेरे मान को खाक में मिला दिया। इसका यही अशर होना था। तुम नहीं जानते कि मैं बरसों से अपने पूरे खानदान की कफालत कर रहा हूँ। वो सब कुछ किए बगैर ऐश कर रहे हैं। मेरे छोटे तो छोटे, बड़े भी मेरे सामने नजरें झुकाकर अदब से बात करते हैं। मुझे बेचूं चुरा अपना सरबराह मानते हैं। तुमने देख ही लिया कि वलीदाद ने पीठ पीछे अपनी जुबान से जहर उगला, लेकिन जब मेरी निगाहों में खून उतरा तो इसके दस्तों बाजू में मुझ पर वार करने की सकत नहीं थी। मुदाफत इसका हक था। टूटे हुए परों वाले परिंदे भी जान बचाने के लिए भूखे दरिंदों के दांतों में फड़फड़ाते हैं। वो मुझे मार ही नहीं सकता था। तुमने इसके मेरा मुआवजा करके मेरी तौहीन की है। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने बहस खत्म करने के लिए संजीदगी से इसकी बात की तायद की। तुम अगर अपने खानदान के अन्नदाता हो तो इन गीदरों से तुम्हारा मुआवजा नहीं किया जा सकता। अपना शिकार खाने वाला बस खोरदा खाने वालों के बराबर कभी नहीं होता। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारी कराची मुंतकिली का बंदोबस्त करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं तुमसे किए हुए अपने वादे को पूरा कर सकूं। तुम साफ और सुलझे हुए जहन के मालिक हो। वो तारीफी लहजे में बोला, जाने से पहले मुझे सिगरेट का पैकेट देते जाओ। अब तक तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं आग वगैरह लगाकर खुदकशी करने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी अकल और जोरे बाजू से अपना रास्ता बनाना जानता हूँ। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर अपना सिगरेट पैकेट इसकी तरफ उछाल दिया। इसने हरीसाना अंदाज में वो पैकेट फजा ही में लपक लिया और आमियाना अंदाज में इसे बोसा देकर दोबारा अपनी हरदा सराई शुरू कर दी। सियासत मेरी ताकत और दौलत मेरा हथियार है। वलीदाद शायद भूल गया था कि पहाड़ों से टकराने वाले संगरेजे धूल बनकर बिखर जाते हैं। तुम देख लो कि हमारा आमना सामना दुश्मनों की तरह हुआ था। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आखिरकार हमारे दरमियान मुफाहमत हो ही गई। वलीदाद जैसे नादान दोस्त आदमी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, लेकिन तुम जैसे दना दुश्मनों से मुसालहत करके आदमी बहुत कुछ सीखता है। रस्सी जल गई थी, लेकिन इसके बल नहीं निकले थे। कैदो अताब में आने के बाद इसकी जख्म खोरदा अनार लफ्जी सहारों से बुलंदी हासिल करने की जुस्तजू कर रही थी। वो बोलता रहा और हम तीनों ने इसके कमरे से बाहर आकर दरवाजे
दरवाजा बुलट कर दिया। इस वक्त सखी मुराद ज़हनी खलल में मुब्तला हो चुका है। वहाँ से अपने दफ्तर की तरफ जाते हुए अव्वल खान ने सर्द और जज्बात से आरी लहजे में तबसरा किया, वली दाद का खून इसके सर पर सवार है। इसने मुश्तिल होकर जिस बेईमाना अंदाज में इसे हलाक किया है, इसे आसानी से नहीं बुला सकेगा। वो मंदिर ख्वाबों में भी इसे डराता रहेगा। सुल्तान शाह ने कहा, मुझे थोड़ा सा कल्क है कि इस वहशियाना वारदात में हम खामोश तमाशाई बने रहे। वली दाद 2 आदमियों का कातिल और मौत का सौदागर था। मैंने इसे याद दिलाया, तुमने सुना नहीं कि इसने दबे लफ्जों में एतराफ कर ही लिया था कि अपने भाईजान के हीरोइन के कारोबार की देखभाल वही करता है। ये होना ही था। इन दोनों को एक दूसरे के सामने साफ आरा करने के बाद हमें ये अंदाजा भी हो गया कि सखी मुराद अपने असल रूप में किस कदर भयानक और वहशी साबित हो सकता है। सुल्तान शाह ने अव्वल खान के दफ्तर में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठते हुए एहतजाज आमेज लहजे में कहा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इससे रास अलमेडा के ठिकाने के बारे में मालूमात उगलवाने के बाद तुम इसे मुंह क्यों लगा रहे हो? वो एक खूनी दरिंदा है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं हैरान हूँ, एक मुमताज सियासतदान होते हुए वो इतना शक्कीउल कलब इंसान है। अव्वल खान प्रेरी लेकर बोला, इसके जाहिर और बातन में कैसा लर्जा खेज तजाद है। अगर इस जैसे इंसान को हम सब की जाओ कदर का मालिक बना दिया जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? सियासतदानों में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो कि सब ऐसे ही नहीं है। इससे पहले भी तुम देख चुके हो कि हमारे सियासतदान न सिर्फ मुजरमों की पुष्ट पनाही करते हैं बल्कि खुद भी दामन बचाकर जुराइम कर गुजरते हैं। मैंने तलख लहजे में पिछले तजर्बात का सरसरी हवाला देते हुए अपनी बात जारी रखी। वो दौर खत्म हो चुका है जब मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा सियासत को कौमी इबादत समझकर अपने असास से लुटा डालते थे। अब ये एक कारोबार है, सब एक दूसरे के राजदा होते हैं, लेकिन पुरअमन बकाए बाहमी के नजरिए के तहत कोई किसी पर अंगश्त नमाई नहीं करता। कोई किसी की कुचल डाले तो वक्ती तौर पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का एक तूफान उठ खड़ा होता है और फिर हैरतनाक तौर पर हर तरफ सुकूत तारी हो जाता है। जिस हमाम में सब एक जैसे हों वहाँ कौन किसी को ताना देकर नादम कर सकता है? ये हशर देखकर दिल चाहता है कि हम लोग सब कुछ भूल बाल कर सियासत के मैदान में कूद पड़े। सुल्तान शाह जज्बाती लहजे में बोला, कम अज कम ऐसे लोगों से तो निजात मिल सकेगी, मट्टी पलीद हो जाएगी। मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा, हमारा तो खैर माजी ही दागदार है। जो शरीफ आदमी कमर कस के मैदान में आता है, सारे सियासी गिद्ध इसी पर टूट पड़ते हैं और वो अपने जख्मों को चाटता हुआ मैदान से भाग खड़ा होता है। लोगों का हाफजा इतना कमजोर हो गया है कि चुनाव का वक्त आता है तो वली मुराद और सखी मुराद जैसे लोगों को कंधों पर उठाकर दीवाना वार नाचना शुरू कर देते हैं। ये निजाम की खराबी है। अव्वल खान की आवाज सरदा हो गई। इनके बारे में सोच सोच कर अपना खून न जलाओ, ये हमारे बस से बाहर की बातें हैं। हमें इसी निजाम में रहकर बुराइयों से लड़ना है। ये बताओ कि अब तुमने सखी मुराद के बारे में क्या सोचा है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इस सरजमीन पर जहरीले नागों को परवान चढ़ाते रहेंगे और हम सारी उम्र इनसे लड़ते रहने के बाद एक रोज खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरे जवाब देने से पहले ही सुल्तान शाह गुस्से और मायूसी के आलम में बोल पड़ा, जमीन पर इंसान खून की पहली बूंद गिरने से अब तक यही होता चला आया है और शायद अब तक होता रहेगा। अव्वल खान मलूल सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हर दौर में चेहरे बदलते रहते हैं, किरदार वही होते हैं। लड़ाई में एक फरीक गालिब आता हुआ नजर आता है और कभी दूसरा छाने लगता है। ये बहस कभी खत्म ना हो सकती। मैंने फैसला कुन लहजे में अव्वल खान की बात काट कर कहा, सखी मुराद के अंजाम के बारे में कोई अबहाम नहीं है। कानून के मुहावजों की मोशगाफियां हम सुन चुके हैं। सखी मुराद के मुकाबले में भी कानून बेबस रहेगा क्योंकि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसने हमारे सामने जो कुछ एतराफात किए हैं वो इनसे फिर सकता है। हमको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सवाल ये है कि ये नेक काम कब होगा? सुल्तान शाह इस बारे में बहुत बेचैन था। हम सब ने उंगली हिलाए बगैर वली दाद को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। हो सकता है कि सखी मुराद के साथ भी ऐसी ही कहानी दोहराई जाए। मैं रास अलमेडा की तलाश तक इसे जिंदा रखना चाहता हूँ। तुमने इसे ये पट्टी पढ़ा दी है कि वो थार के किसी सहराई कैंप में मुकैयद है। वो कल का दिन तलू होते ही हंगामा खड़ा कर देगा कि इसे कराची क्यों नहीं पहुंचाया गया। अव्वल खान ने कहा, अगली सुबह वो खुद को कराची की किसी आरामदेह ख्वाबगाह में पाएगा। मैंने इत्मीनान से कहा, इसे खाने पीने के लिए अब जो चीज भी दी जाएगी इसमें किसी ख्वाब और दुआ की खासी मिकदार मिला दी जाए ताकि वो रात होने से पहले होश में न आ सके। इसके लिए किस होटल में कमरा बुक कराने का इरादा है? सुल्तान शाह ने जल के पूछा, तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने माहौल पर छाए हुए जमूद को खत्म करने के लिए इसे चिढ़ाया। हमें अपने लिए ही मुश्किल से सर छुपाने का ठिकाना मिला है। अव्वल खान के पास इस वीराने के अलावा सिर्फ अपना घर है। सुल्तान शाह गुस्सीले लहजे में बोला, इस मुसीबत को तुम
कहाँ ले जाओगे? मैं सुकून और दिलचस्पी से इसकी बात सुनता रहा। वो खामोश हुआ तो मैंने संजीदगी से कहा, तुम भूल रहे हो कि इस वक्त नादरा का घर भी वीरान पड़ा हुआ है। अव्वल खान के 2 आदमियों की निगरानी में सखी मुराद को इसी तय खाने में डाला जा सकता है जहाँ गैरी आर्ट के मातहत इंस्पेक्टर जेफ मिलर को रखा गया था। और अगर सखी मुराद ने वहाँ हंगामा आराई शुरू कर दी, सुल्तान शाह ने खिसियाए हुए लहजे में पूछा, अव्वल खान के आदमी तमाशा नहीं देखेंगे? नागजीर जरूरत पड़ने की सूरत में इसे कबल अज वक्त हलाक भी किया जा सकता है। तो जिंदा रहा तो शायद हम इसे एक मोहरे की सूरत में इस्तेमाल कर सकें। बात तय हो गई। सखी मुराद के लिए नए ठिकाने की तजवीज सुनने के बाद सुल्तान शाह मुतमिन नजर आने लगा, लेकिन जुबान से मेरी तजवीज की तायद करने की बजाय वो लातल्लकाना अंदाज में बैठा रहा। नादरा के घर का मोहल्ले बकू बहुत आसान था। बाज मोहज पता बता देने पर भी अव्वल खान के आदमी सखी मुराद को लेकर आसानी से वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन वो घर सुल्तान शाह का देखा भाला था। इसकी रहनुमाई में वो काम बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था। सखी मुराद को किसी शुबे का मौका दिए बगैर वहाँ से नादरा के घर मुंतकिल किया जाना था, इसलिए इसे फौरी तौर पर या जबरदस्ती बेहोश करना मुनासिब न होता। STF वालों को पूरे सब्र तहम्मुल से इस वक्त का इंतजार करना था जब सखी मुराद भूख या प्यास से मगलूब होकर खुर्दो नोश की किसी चीज की फरमाइश करता। सुल्तान शाह को वहाँ रुक कर वक्त गुजारना था, लेकिन मैं रास अलमेडा का एक नया सुराग मिल जाने के बाद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। मेरा मसला ये था कि मैं अव्वल खान ही के साथ स्टेशन 4 आया था और मेरी गाड़ी अव्वल खान के घर पर खड़ी हुई थी। स्टेशन 4 से अव्वल खान के घर तक पहुंचना आसान नहीं था। मुझे इस बारे में लबकशाई की जरूरत नहीं पड़ी। अव्वल खान ने नजरों ही नजरों में मेरी उलझन भांप ली और अपने अर्दली से एक ड्राइवर को बुलवा कर इसे मेरे हवाले कर दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो ड्राइवर मुझे सुपर हाईवे या ज्यादा से ज्यादा सहराब गोड पर छोड़कर लौट आता और मैं वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह पकड़कर अव्वल खान के घर पहुँच जाता। लेकिन अव्वल खान ऐसे मामलात में बहुत हसास और वजादार वाकया हुआ था। इसने अपने ड्राइवर को हदायत कर दी कि वो मुझे इसके घर तक पहुंचाकर वापस लौट आए। नाचार मुझे खामोश हो जाना पड़ा। मैं इन दोनों को अलविदा कहकर वहां से रुखसत हुआ तो मुझे ये इत्मीनान था कि अव्वल खान का दिया हुआ ऑपरेटस मेरे पास मौजूद था और मैं जरूरत पड़ने पर शहर के किसी भी हिस्से से इससे राब्ता कर सकता था। मुझे ले जाने वाला ड्राइवर बहुत कम गो और डिसिप्लिन का आदी मालूम होता था। इसकी खामोशी की वजह से मुझे रास्ते में सोचने का मौका मिल गया और मैं अपने जहन में बहुत से नक्शे बनाता और बिगाड़ता हुआ अव्वल खान के घर के करीब जा पहुंचा जहां मेरी गाड़ी मौजूद थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।